बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 अक्टूबर है और पीर की सपैर है। मेरे साथ बिशारत राजा है और सईद बलोच हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हम आपसे मुखातिब हैं और बुनियादी तौर के ऊपर दो सवालात हैं जिन पे आप भी कमेंट्स के अंदर मुसलसल ये 2-3 सवालात हमसे पूछते हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट मीटिंग भी हुई है। उसकी भी अभी तवक्को की जा रही है कि जैसे ही वो ख़त्म होगी तो उसके बाद अनाउंसमेंट्स आनी है, कुछ डिसीजंस बड़े अहम होने हैं और उसमें कुछ एग्जेक्टिव साइड के ऊपर और कुछ जुडिशल साइड के ऊपर तो की जा रही है कि फैसले होने हैं। लेकिन जो बुनियादी 2-3 सवालात हैं जो हम सईद बलोच से और बिशारत राजा से जो इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे हैं कि इन साइड सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। एक मामला तो ये है कि हुकूमत ने जो पिछले चंद दिनों से ये बात मुसलसल तवातर के साथ आ रही थी, जब जस्टिस यहिया अफरीदी ने यह ऑफ़र कबूल कर ली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने की, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन भी गए, हलफ भी उठा लिया और इसके साथ साथ जो हुकूमती हलकों में ये तवक्को की जा रही थी और फिर अब दबाव भी डाला जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर या तो मुस्ताफ़ी हो जाएं या फिर हुकूमत जो है कि उनकी सीनियरिटी को मुतासर करना का इरादा रखती है, वो चाहे किसी कानून के ज़रिए या इनमें तरमीम के ज़रिए जो सीनियरिटी लिस्ट है उसको चीफ जस्टिस के बाद जो जूनियर जजेस हैं वहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं और जो सुपरसीड हो जाए उनको कि साहब परीना बना दिया जाए या उनको इररेलेवेंट कर दिया जाए। ये एक सोच है हुकूमत के अंदर। इस तनाजुर के अंदर जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही हैं, बाहर सियासी हलकों के अंदर भी सोची जा रही हैं और लीगल फ्रेटर्निटी जो हमारी बार एसोसिएशन है वो भी इसके ऊपर जो है कि वो सर जोड़ के बैठे हुए हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मुशावरत कर रहे हैं। तो हमारी गुफ्तगू आज की इसी 2-3 नुकात के गिर्द होगी कि हुकूमत क्या कर सकती है। और हुकूमत ने बाय द वे आज ही अनाउंसमेंट आई है कि जो पार्लिमानी ज़राए हैं, पार्लिमानी वजारत है और पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट नेशनल असम्बली का और सेनेट का, कि खुर्शीद शाह साहब की सरवाई में जो कमेटी थी पार्लिमानी जो इस सारे काम को कोऑर्डिनेट कर रही थी और उसको आईनी तरमीम के मसवदे को जहाँ फाइनल किया गया था उस कमेटी को बरकरार रखा गया, उसको ख़त्म नहीं किया गया, उसको बरकरार रखा गया है और उसको ये टास्क दिया गया है कि आइन के अंदर मज़ीद जो इस्लाहात की ज़रूरत है उस सिलसिले में जो है कि अब उनके TORs बनेंगे और चीज़ें बनेंगी। तो इसका ये मतलब है कि सिर्फ बातें नहीं हैं, बयानात नहीं है, ये ऑन ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ ये बताते हैं कि ये कहीं ना कहीं ख्वाहिश और ज़रूरत फील की जा रही है कि मज़ीद तरमीम की जाए। तो उस तनाजुर के अंदर बिशारत राजा आपसे बुनियादी सवाल ये है कि चीज़ें सारी ऑन ग्राउंड नज़र आ रही हैं कि हुकूमत ने कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। इन साइड सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या सोच पाई जाती है कि जजेस के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के जो स्टाफ होता है, ऑफिसर्स होते हैं, जुडिशल अफसर ही होते हैं वो भी, और उनकी जो इनपुट है वो बड़ी मानी रखती है। तो इस बिल्डिंग के अंदर क्या राय पाई जाती है कि सारी सिचुएशन के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट को कैसे आगे बढ़ना चाहिए और 27वीं तरमीम अगर होती है तो उसके अंदर क्या की फीचर्स हो सकते हैं और उसको क्या रेजिस्ट करना चाहिए या ठीक है जी पार्लियामेंट का इख्तियार है, जो करता करे, हमें कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। मैं आज सुबह जब सुप्रीम कोर्ट आया तो मैं यहाँ पर कुछ लोगों से मिला, तो मैं जिसके पास भी गया तो उसने तो एक मिलने के बाद सबसे पहले जो बात की उसने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट में कुछ तब्दीली आ गई है और मुस्कुराहटें, लोग हंसना शुरू हो गए, वो तनाव की जो एक कैफियत थी वो ख़त्म हो चुकी है। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ जो हर इंसान की जो रिपोर्टर होता है उसके अपने सोर्सेज होते हैं, ये एक आज की फीलिंग थी। और जब उसके बाद मुख्तलिफ बेंचेस में जब वो गया तो वहाँ पर भी जो है वो जजेस मुस्कुरा रहे थे, केस सुनते हुए वकला के साथ। वो एक होता है कि वकला के साथ हंसी मजाक भी असाबी और जिस्मानी तनाव की कैफियत खत्म हो चुकी है, वो चीज़ें रिलैक्स उस तरफ। और सुप्रीम कोर्ट के दर्जा चारम के जो मुलाजमीन हैं वो भी, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की इस हवाले से कि वो खुश थे आज कि यार बड़ा अच्छा हो गया है। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है पिछले कुछ अरसे में दर्जा अव्वल वाले दर्जे चारम के लेवल पे आ गए थे इसलिए ऐसा ही है जी। और फिर उसके बाद ये है कि जब केसेस समाअत ख़त्म हुई तो उसके बाद जज वो फुल कोर्ट इजलास हुआ तो उसमें जस्टिस मंसूर शाह सऊदी अरब से वीडियो लिंक के जरिए ऑनलाइन उन्होंने उसमें शिरकत की है। और जो आप कर रहे हैं बात कि सर वो जो 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी अमेंडमेंट के हवाले से, आईनी अमेंडमेंट के हवाले से अब 27वीं आईनी अमेंडमेंट की इसकी इन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि इन्होंने जो 26th अमेंडमेंट लाई है इसमें जल्दी ऐसी चीज़ें लाई हैं कि जिसमें बहुत सारे सुकम है उनमें। जैसे अभी तक ये क्लियर हो नहीं हो सका कि जो कमीशन बनेगा, जुडिशल कमीशन बनेगा,
उसमें कहाँ से वो जजेस, उसमें तो गजट में तो लिखा हुआ है कि आप 3 सीनियर वो अंडा पहले आया मुर्गी पहले आई वाली बात है, चीफ वजारत जस्टिस। कानून एक वजारत अब तो जारी ये करने की अब कोशिश की यहाँ है। से एक नई चीज जो है ना, वो एक फड्डा शुरू हो गया जी, कि वो सीनियरिटी कहाँ से शुरू होगी, वो जस्टिस यही अफरीदी, चीफ जस्टिस यही अफरीदी के बाद से, मतलब एक जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल बंदोगल। यह एक और बात, वो जो राना सनाउल्लाह की कल मैंने गुफ्तगू सुनी, तो वो कह रहे हैं जी कि देखिए बात यह है कि जस्टिस मंसूर शाह मतनाज़ा है, उन्हें आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए, और मनीब अख्तर को भी। अच्छा, जस्टिस चीफ जस्टिस यही अफरीदी गैर मतनाज़ा है, वो आईनी बेंच के सरबराह बनेंगे तो मतनाज़ा हो गए। अच्छा, यहाँ एक सवाल उठता है, सवाल ये उठता है कि उनके नज़दीक उसे आईनी बेंच का सरबराह बनना चाहिए जो इख्तिलाफी नोट में लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ही न किया जाए। हाँ। ये एक सवाल अजीब वो अमल, देखो जब अमल आपने करना ही नहीं तो अच्छा भी वही लगेगा ना। जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाने की वो बात कर रहे हैं कि जी वो उसको बनाने, उनको उनके बनाने के वो आईनी बेंच के सरबराह बनने चाहिए। और जो मेरे ख्याल में जो ये जो 26वीं आईनी तरमीम में आज जो फुल कोर्ट इजलास ख़त्म हुआ, चीफ जस्टिस साहब बाहर आए, उन्होंने यहाँ पर, मैं बैठा हुआ था अंदर, तो मुझे बताया गया कि चीफ जस्टिस साहब बाहर आए। मैं बाहर गया तो देखा वो तो मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा कर रहे थे, गुफ्तगू तो नहीं हो सकी, उन्होंने साफियों को इग्नोर किया। इग्नोर करने से मुराद है कि मतलब थोड़ा सा साइड पर रहे साफियों से। वैसे चंगा ही कीता है ना, दूर ही रहना चाहिए सड़क। और जो 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 यहाँ पर आज सुप्रीम कोर्ट के दरोदवार ये कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम में जो सुप्रीम कोर्ट का जो इसके इख्तियारात लिए गए, हाँ। अब देखिए जजेस को तो क्लर्क बना दिया गया ना 26वीं आईनी तरमीम के जरिए, उनको क्लर्क बना दिया, वो इख्तियारात वापस लेंगे। और जो सुप्रीम कोर्ट के आज फुल कोर्ट इजलास में जो जो कुछ हुआ, वो जो चीज़ें सामने आई ना कुछ, वो उसमें वो तमाम चीज़ें ज़ेरे बहस आई होंगी। मैं पहले भी ये जिक्र कर चुका हूँ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस वाला मामला, अब जिस फुल कोर्ट इजलास की बड़ी मांग थी, वे 25 या 26 या 27 मार्च को हुआ था। सईद बलोच साहब 26 या 27 मार्च को, वो 25 मार्च के जजेस का खत खत लिखा वाले गया था हाई खत कोर्ट के, का, उसके बाद हुआ लेकिन था। उसके बाद चीफ जस्टिस जाने वाले जो चीफ जस्टिस है पाकिस्तान अदलिया तारीख के सियातरीन चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस काजी फाइज साहब, उन्होंने उस मामले को कारपेट के नीचे दबा दिया था, वो लेकर नहीं चले थे आगे वो भी मामला। फिर उसके बाद आईनी, बिलखुसूस आईनी बेंच की सरबराही कौन करेगा, ये भी मामला ज़ेर बहस आया होगा। और फिर वो उसकी जो कमीशन बनेगा उसके हवाले से, और 26वीं आईनी तरमीम में जो बिलखुसूस जो सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार लिया गया, वो जरूर ज़ेर बहस आया होगा कि हम उसको कैसे वापस लेंगे, कैसे ले सकते हैं। सईद बलोच ये बताएं कि ये 27वीं तरमीम की ज़रूरत और कमेटी का बरकरार रखना, और फिर इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम सवाल अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे वैसे भी, कि जो अभी बिशारत राजा कह रहे थे कि फुल कोर्ट एक मार्च के बाद ये हो रही है, और इसमें जो सबसे पहला वो मामला जो जजेस के ख़त का मामला था, जहाँ से बहुत से मामला तनाज़ात शुरू हुए थे, और उसमें जस्टिस ये अफरीदी ने ख़ुद को उस बेंच से अलग किया था। आपको याद होगा जो नोट लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि इसकी अगर पहले इंक्वायरी कर ली जाए और फिर उस इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर हम बैठ कर ये जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करें तो फिर हमें फ़ैसला देने में आसानी होगी, और फिर उसकी लीगल जो रिक्वायरमेंट है इंक्वायरी और फिर फैसला भी हो जाएगा। अगर इंक्वायरी के बगैर हम बैठ के फैसला करेंगे तो फिर शायद इसके अंदर कबाहत होगी। तो इन दोनों चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि 27वीं तरमीम क्यों ज़रूरत हुई, और क्या लाना चाह रहे हैं हुकूमत, यहाँ से क्या उसको रेजिस्ट किया जाएगा, आपकी फीलिंग क्या है, और यहाँ से क्या हो सकता है, और दूसरा जो है कि वो जजेस के ख़त के मामले के ऊपर क्या कर सकती है अभी सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब। बात असल में ये है कि हुकूमत का इस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा प्लान वो ये है, एक जो एक होता है ना कि केक के अंदर से आप एक चंक ले लें, वो चंक जो था वो आपकी 26वीं आईनी तरमीम बनती है। यानी पहले आपने इमारत के अंदर दाखिल होना तो चंद कदम उसके अंदर ना वो सीढ़ियाँ आती हैं, आप उसमें पाँव रख के तो फिर आप किसी कमरे के अंदर या किसी इमारत के अंदर दाखिल होते हैं। तो ये 26वीं आईनी तरमीम दर हकीकत वो ग्राउंड तय पहले लेवल किया गया कि अब इन्होंने असल मकासद क्या है। अब देखें ना, दोबारा आईनी अदालत की बात एक बार फिर हो रही है कि एक बार फिर अब मामलात जो है वो आईनी अदालत की तरफ ही जाकर ये ख़त्म होंगे। फिर आप साथ देखें कि फ़ौजी अदालतों के क़याम की बात हो रही है, आर्टिकल 8 के अंदर तरमीम की बात हो रही है। इसके अलावा वज़ीर आज़म को, काबीना को ये इख्तियारात देने के, क्योंकि अभी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट का डिक्लेरेशन ज़रूरी है, उसके बगैर आप किसी सियासी जमात को वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ लेके जाएंगे। जी। तो ये अगर सारी चीज़ें उस तरफ चली जाएँ, या एक पिछले दिनों ये भी खबर चल रही थी जब आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला चल रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन
के इजरा का जो इख्तियार है वो वापस लेके वफाकी काबीना को दे दिया जाए। और वफाकी काबीना के हवाले से आपको पता है 26वीं यानी तरमीम में भी ये नुक्ता शामिल किया गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर, काबीना या सदर कोई ऐसी एडवाइस जारी करते हैं तो उसको किसी अदालत के अंदर चैलेंज नहीं हो सकेगा। तो आप सुप्रीम कोर्ट से डिक्लेरेशन वापस ले लें, आर्टिकल 48 है गालबन ये। जी जी, और वो इख्तियार आप दे दें वफाकी काबीना को, वफाकी काबीना मंजूरी दे, शवाहिद का जायजा लेकर वो सही है गलत है इसका फैसला तो बाद में होगा। लेकिन पंजाबी कहते हैं सुंजियां और गल्लां दे विच मिर्जा यार जी बिल्कुल बिल्कुल यही एग्जैक्टली यही अप्रोच है। और इस वक्त चूंकि इमरान खान को, उसकी सियासी जमात को आप सियासी मैदान में तो हरा नहीं सके, उन्होंने आपको बैंगन के साथ, कद्दू के साथ और पत्नी किस किस चीज़ के साथ उन्होंने आम इंतखाबात में आपकी दुर्गत बना दी। तो अब मामला यही है आखिर में कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, इमरान खान का, उसके लोगों का फौजी अदालतों में ट्रायल किया जाए। बल्कि अभी जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले ही फौजी अदालतों में जो आम शहरियों के ट्रायल की केस इस वक्त अपीलें ज़ेर समाअत हैं, उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की एक मुतफरक दरख्वास्त भी दायर की गई है, जिसमें कहा गया कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। तो जब फौजी अदालतों वाला मामला हो, फिर जुडिशरी को कंट्रोल करने वाला मामला हो, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो पहले ही खत लिख चुके हैं, तो एक प्रॉपर आपको ना एक मैकेनिज्म बनता हुआ, एक पूरा एक माहौल बनता हुआ नजर आता है कि अदलिया को कंट्रोल कैसे करना है। इससे पहले आप देख लें कि जजेस फैसले देते थे, अहकामात जारी किए जाते थे, बाहर निकलते थे, उसके ऊपर जो है वो दोबारा से लोग गिरफ्तार हो जाते थे। 3 MPO के आर्डर को कलदम करार दिया जाता था, बाहर निकलते थे, फिर गिरफ्तार हो जाते थे। ये चीज़ अभी रवैये तो नज़र आ रहे हैं हमें हुकूमत के कि जो अब कानून साजी, आइन साजी करके अपनी इंटेंशंस दिखा रही है कि फैसलों पर अमल नहीं करेंगे। क्या माजी की तरह यहाँ से रिएक्शन ऐसा जाएगा कि अमल करवाने के लिए भी फिर यहाँ से भी कुछ मुज़ामत हो सकती है या अपनी पावर्स दिखाई जा सकते हैं? यहाँ अंदर क्या फीलिंग्स, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फीलिंग्स हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जो फीलिंग्स है ना, वो हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के खत और दूसरी वजाहत से हमें उसकी एक वाज़ेह झलक मिलती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद न करने के हवाले से अपने उस वक्त के, क्योंकि 24 अक्टूबर को यह खत लिखा गया, उस वक्त काजी साहब चीफ जस्टिस थे, वो 25 की रात को 12 बजे रिटायर हुए हैं, तो वो अपने चीफ जस्टिस के हवाले से जिस तरह की जबान और जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, इससे पहले आज तक हमने कभी इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किसी जज को करते हुए नहीं देखा। फिर यही इसी, बल्कि इसको आप यूं कह लें कि इसका ज़रा जो है ना वो लो वर्जन हमने सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में देखा, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अफगान के हवाले से ऑब्जर्वेशंस दी गई। तो ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करें, तो सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के यही 8 जजेस ही अपना जो फैसला है वो इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो इन्हीं अदालत की दरखास्त आपको पता है कि वो भी इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर हो चुकी है। ये मुझे बताएं, फिर मैं राज साहब से भी इसी पे पूछूंगा कि जो जजेस का खत था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, फिर 5 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट्स भी भेजी थी फुल कोर्ट्स बुलाकर, उसके ऊपर भी कोई पेशरफ्त आप देख रहे हैं कि वैसा ही रिएक्शन होगा या जैसे ढीला डाला पहले से था वैसा होगा, या उसके ऊपर कोई एक्शन दिखाई देता है? इसमें देखें खालिद साहब, मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की बजाय अदलिया को यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस देना होगा। अभी भी वक्त है, ये रिस्पांस दे सकते हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। जैसे आपने कहा 2 तरीके हैं, एक तो पहले कि ऑलरेडी एक आज खुद नोटिस केस चल रहा है, दूसरा ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की ही एक इंतजामी कमेटी बना दें और उस इंतजामी कमेटी में कमीशन बना दें, सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस के ऊपर बना दें कि जो अदलिया के अंदर ऐसे जजेस हैं जिनका ये शिकवा है कि हसास इदारों के लोग उनके अमूर में मदाखलत करते हैं, वो उस कमेटी में आके यहाँ पेश हों, वो कमेटी उस हवाले से अपनी एक रिपोर्ट मुरतब करे, रिपोर्ट मुरतब करके वो उसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत की समाअत करने वाले अज खुद नोटिस बेंच में वो रिपोर्ट जमा करवाए और फिर वो बेंच अपना वो फैसला दे दे, क्योंकि बेंच ऑलरेडी बना हुआ है। तो दूसरी इसमें बात यह है कि जो आपने वो कही ना कि इंतजामी साइड पे, अब ये देखें कि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने तो बाकायदा अपने जो वो सरकारी एक मुसद्दका रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई हुई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के इंतजामी जज की मुसद्दका तहकीकाती रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा जज मोहम्मद अब्बास और एजाज आसिफ साहब की अपनी रिपोर्ट्स के उनके साथ, उनके मुलाजमीन के साथ क्या सलूक किया गया, कैसे उनको अदालतों में दाखिल होने से रोका गया, तो ये सारी चीज़ें तो आप देखें कि एक दस्तावेजी मुसद्दका दस्तावेजात की सूरत में जमा हो चुकी हैं। तो अगर सिर्फ इसी को बुनियाद बनाकर और बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज हैं इनको यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बुला लें,
इंतजामी साइड पे बुला लें, या जो लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है उसी के सामने बुलाकर इसके ऊपर आप अगर कोई करना चाहें तो वो इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। 1-2 मिनट में आप भी ज़रा मुझे कंक्लूड कर दें इस नुक्ते के ऊपर, ये जो जजेस के ख़त का और एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस की मुदाखलत थी, तो ये जो आपको अंदर बड़ा रिलैक्स माहौल नज़र आ रहा है, तो ये आने वाले दिनों के अंदर क्या उस तरफ भी कोई पेशरफ्त कर सकता है? जी, देखिए ऐसा ही है, मैं समझता हूँ कि जब 27 मार्च को ये फुल कोर्ट इजलास हुआ था तो उसमें जजेस की जो मेजॉरिटी थी ना, वो यही कह रही थी कि इंस्टीट्यूशनल हमें रिस्पांस देना चाहिए। और बिलख़ुसूस जब जस्टिस मंसूर शाह ने ख़त लिखा, जब समाअत भी हो रही थी, तो आपको याद होगा कि उस वक़्त तमाम जजेस के यही रिमार्क्स थे कि इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल के भी यही रिमार्क्स थे कि हमें कहा जा रहा है आप यहाँ ना जाएँ जी, वहाँ ना जाएँ जी, उस कमरे में जाकर बात ना करें। ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स के हवाले से उस वक़्त भी ये कह रहे थे, और आप मेरे ख़्याल में ये इन्हें इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देना चाहिए और ये देंगे ज़रूर उस पर। चलो, बहुत शुक्रिया। राजा बिशारत हमारे साथ थे, सईद बलोच हमारे साथ थे। आपके बेसिक 2-3 क्वेश्चन्स थे जो हमने कोशिश की कि बराह रास्त उन्हीं लोगों के साथ गुफ्तगू करें और एड्रेस करें ताकि आपको इनसाइट जो है सुप्रीम कोर्ट की भी मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।